आवाज आ रही है क्लास आप लोगों को? अच्छा जी। ये अयूब साहब अपना स्पीकर ऑफ करें। चलें जी, हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, और इसके अंदर हमारे पास है कि ये हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन है। ये वही हमारे पास फ्लो चार्ट की शक्ल में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी यहाँ पे इफ़ की जो कंडीशन है वो टेस्ट होगी, चेक की जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये आगे चला जाएगा, यानी बॉडी ऑफ इफ़ में नहीं जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रन उसको एग्जीक्यूट और फिर बाकियों को एग्जीक्यूट करेगा। ये अपने स्पीकर्स म्यूट कर लें जी। चलो ठीक है, होगा। अच्छा जी, तो इस तरीके से अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ बनेगी, और अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो फिर हम डायरेक्ट आगे चले जाएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास इफ़ का बेसिक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर कंडीशन है, और उसकी ट्रू और फॉल्स पर डिपेंड कर रहा है कि इफ़ का ब्लॉक चलेगा या इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। अच्छा, पाइथन के अंदर इफ़ को लगाने का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास ये जो सिंटैक्स है वो इस तरह का है। इफ़ हमारा कीवर्ड है, ठीक है, वो आप लिखेंगे और उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन पैरेंथेसिस में भी लिखी जा सकती है और बगैर पैरेंथेसिस की भी लिखी जा सकती है, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर कॉलन आएगा आपके पास और कॉलन इसको एंड करेगा। पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो आम स्टेटमेंट है उसके एंड पे कॉलन नहीं आता, लेकिन इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शन का जो हेडर है, इन सब के एंड में जो है वो हमें कॉलन यूज़ करना पड़ता है। कॉलन का मतलब है 2 डॉट्स ऊपर नीचे। तो ये हमारा सिंटैक्स है जी। इफ़ कीवर्ड, उसके बाद हमारी कंडीशन हम अभी देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन होगी, और उसके बाद फिर हमारे पास वो पैरेंथेसिस में भी डाल सकते हैं, बगैर पैरेंथेसिस के भी डाल सकते हैं। कंडीशन सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है, ये भी हम देखेंगे अभी। उसके बाद कॉलन आएगा और उसके बाद फिर हमारे पास जो है उसका इफ़ की बॉडी है। अच्छा, जो इफ़ की बॉडी है वो आपको एक टैब प्रेस करके लिखनी होगी। मतलब आपकी इफ़ स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई है, तो जब आप उसकी बॉडी लिखेंगे तो आपने उसको इफ़ के नीचे नहीं लिखना, बल्कि इफ़ की यहाँ पे आने के बाद, इस जगह पे आने के बाद आप एक टैब प्रेस करेंगे और आप आगे चले जाएंगे और वहाँ पे आपने अपनी बॉडी लिखनी है। अगर इफ़ की बॉडी में एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट हो सकती हैं, लेकिन सब जो है वो नेक्स्ट इंडेंटेशन के ऊपर होगी। पाइथन लैंग्वेज में ना इंडेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी लैंग्वेजेस में ना आप ब्लॉक को शो करने के लिए कि इफ़ का ब्लॉक है, फॉर का ब्लॉक है, आप ब्रैकेट यूज़ किया करते थे, मिडल ब्रैकेट्स, ठीक है, सी में, जावा में। पाइथन में हम ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते, मिडल ब्रैकेट, बल्कि हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन का मतलब क्या है? टैब प्रेस करना। आपके कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर जो आपको एक की नज़र आती है वो हमारी टैब की है। तो जब आप टैब प्रेस करते हैं, अदरवाइज़ जो कोड है वो आपका बगैर टैब के होता है, यानी ज़ीरो इंडेंटेशन पे होता है। जब आप इफ़ की बॉडी में आएँगे या इस तरह फॉर की बॉडी में आएँगे, तो आपको जो बॉडी की स्टेटमेंट है वो टैब प्रेस करके फिर अंदर लिखनी होगी। अगर आप टैब प्रेस नहीं करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर हो जाएगा पाइथन के लिए, और वो कहेगा कि ये प्रोग्राम आपका आउटपुट नहीं देगा, बल्कि वो कहेगा ये सिंटैक्स एरर है, आप इसको करेक्ट करें। ठीक है? और इसी तरीके से फिर इफ़ के बाद फिर क्या है? एल्स है, और एल्स में कंडीशन नहीं होती, क्योंकि कंडीशन हम ऑलरेडी इफ़ में लगा चुके हैं। वही कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होगी। हाँ, बस एल्स भी कीवर्ड है, और उसके बाद कॉलन आएगा, और कॉलन के बाद जो है एल्स का अगर ब्लॉक है या एक एल्स की स्टेटमेंट है वो आएंगी। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि एल्स लगाना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप एल्स भी लगाएं। बाज़ दफ़ा आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आप सिर्फ इफ़ लगाते हैं और एल्स नहीं लगाते, क्योंकि बाज़ जगह रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपने इफ़ भी लगाना होता है और एल्स भी लगाना होता है। ठीक है?
अगर एल्स आपके पास ये जो ऊपर का फ्लो चार्ट था ये सिर्फ सिंपल इफ का था कि इफ है, इफ के बाद उसकी कंडीशन आ गई, अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी चलेगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप बॉडी ऑफ इफ नहीं चलाएंगे बल्कि डायरेक्ट उसको स्किप कर देंगे बॉडी ऑफ इफ को और आप अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अगर आपने एल्स भी लगा दिया है जिसको हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ एल्स में हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरह बन रहा है कि हमारा टेस्ट है ये वही इफ वाला, ठीक है, ये वाला टेस्ट इफ कंडीशन वाला, और उसके बाद अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ चलेगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट चल जाएगी, और अगर हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर हमारे पास बॉडी ऑफ एल्स चलेगी, ठीक है। यानी ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पोर्शन चलेगा, ये वाला, अगर इफ कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारा ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ और एल्स में अगर दोनों लगाए हुए हैं आपने इफ एल्स, तो उसका मतलब है दोनों में से या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों एट ए टाइम चलेंगे, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कंडीशन के ऊपर, कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी और उसके ऊपर जो है हमारा डिसीजन होगा। यहाँ तक कोई बात कुछ ना समझ आया हो, कुछ पूछना है आपने पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे सवाल क्लियर पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे। अच्छा जी, ये जो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है वो जरा काम नहीं है, वो जरा पार्टिसिपेट कर मेरी क्लास। एक्सक्यूज मी सर, ये एक तो एक आवाज आपकी बीच में कभी कभी रुक रही है, डाउन हो रही है, जी और दूसरा ये सर, ये जो चीज है ना, एक तो प्रैक्टिस से आएगी। हाँ, प्रैक्टिस से आएंगे, लेकिन इनिशियली अगर आप सर ये कुछ भी समझ नहीं आ रही, जी बच्चे क्या कह सर रहे दरअसल ना, जब तक हम इसको डिजाइन नहीं करेंगे, कोई छोटा सा कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, अपने हाथ से रन नहीं करेंगे ना, जब तक हमें नहीं इसका कोई ज्यादा आइडिया लगेगा। अब कुछ आप हमें पता ही नहीं ऐसे लग रहा बता सर, रहे हैं तो नहीं लग रहा सर। ये दूसरा बच्चा कोई सर हमें लास्ट टाइम ये दूसरा बच्चा कोई हाँ जी बोले क्या सर जब लास्ट टाइम लेक्चर लिया था, हाँ जी बोले क्या सर लास्ट टाइम जब लिया था हमने, तब मैं अपने पास गया था, मुझे कुछ समझ नहीं लगी थी, तो मुझे ये डिसीजन लिया है कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लेक्चर कंटिन्यूस नहीं होता रहे तो फिर आपको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती है। क्या आपकी बात करिए, ठीक है? बच्चे आपकी ना आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत था, दोबारा क्वेश्चन पूछें, सर वो लड़का कह रहा है कि कंसिस्टेंसी लेक्चर लिए जाएं तो ज़्यादा प्रोग्रामिंग की समझ आती है, ऐसे बीच में गैप आ जाए तो मज़ा नहीं आता और ना ही सही से क्लियर होती है कंसेप्ट्स ना। तो हाँ असल में लास्ट और सर एक आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी, आप ना एक थोड़ा सा अगर माइंड ना करें तो, आप जो आपका यूट्यूब चैनल है, एक तो आपने अभी तक हमें लिंक्स नहीं दिया, उसका जो लिंक हम चलो फॉलो कर लेते हैं, और दूसरा ये कि सर हम आप ना एक वीडियो बना के ना कि पाईचार्म को किस तरह इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसका इंटीग्रेशन वगैरह इंटरप्रिटेशन सेट करते हैं, अगर थोड़ा सा गाइडलाइन दे देंगे तो हम फिर उधर से भी थोड़ा सा ना उसको अवेल कर लेंगे, गाइडलाइन हो जाएगी हमें ना उधर। वीडियो तो भेजूंगा, लेकिन ना मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्कोप के बावजूद उसको नहीं कर सकेंगे। सर जी आवाज डबलिंग हो रही है, सर आवाज हाँ आवाज डबल हो रही है, मुझे अपनी आवाज वापस आती है ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा वो इसलिए मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर का बताया था कि आप इस उसमें ना रहें कि जी पाइथन इंस्टॉल होगा फिर आप प्रोग्राम रन करेंगे। तो वो सिंपल आपके पास एडिटर है, आप जस्ट गूगल पे गूगल करें, उसको ओपन कर लें और उसके बाद उसके अंदर अपना बैठ के कोड लिखें और आपका वो उसको एग्जीक्यूट कर लें। तो पाइथन का वो मैं आपको ट्यूटोरियल दे ही दूंगा, लेकिन वो फिर भी मुझे है कि वो स्टूडेंट से नहीं होगा। मतलब कुछ तो लोग कर लेंगे लेकिन कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा, वो उसमें पाथ सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो शायद मुश्किल हो आप लोगों के लिए। अगर हमारी फिजिकल क्लास होती तो फिर हम उसको लैब वहाँ पे मतलब लैपटॉप आप ले आते तो फिर हम बैठ के सामने कर लेते, लेकिन अभी ऑनलाइन है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन बाद में मैं आपको उसका वो शेयर कर दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा उसकी वीडियो का, और उसका जो डाउनलोड लिंक है वो भी आपको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग कोशिश कर लें, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड। लेकिन अगेन मैंने ऑल्टरनेट इसलिए तो बताया आप लोगों को कि ऑनलाइन पाइथन जो कंपाइलर है कोई भी ओपन करें, उसमें जस्ट अपना जाके कोड लिखें और उसको रन करें और राइट साइड पे आपको उसकी आउटपुट मिल जाएगी। कल जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आई होप कि आप लोगों ने जो है उसको कंपाइल किया हो। ये सर वो किया था, तो जब हम उसमें बनाएंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम सेव हम
अगर वो उस प्रोग्राम को फर्ज करें बनाने के बाद उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम हमारे पास फाइल्स बन जाए, नहीं वो ऐसे नहीं हम होगा, उसका उसको तरीकाकार मूव भी ये तो है, करना है ना नहीं आगे। वो ऐसे नहीं होगा, उसका तरीकाकार में आपने प्रोग्राम लिख दिया, आउटपुट आ गई, अब आप प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम को आउटपुट आ गई, और अब आप नोटबुक की फाइल को खोलें और उसकी सेव करें, और नोटबुक की फाइल खोलें और उसकी सेव करें, ठीक है। तो अब वो ठीक प्रोग्राम ठीक, आपके अच्छा पास सेव हो जाएगा, वही बस नहीं जरा सा तो पूछना था, अब मैंने वो कहा प्रोग्राम ये आपके पास सेव हो जाएगा, क्यों फिर उसमें वहां जाके उसको फाइंड कर लेगा। क्यों सर, पहचान जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम अपने कंप्यूटर में ही फोल्डर्स वगैरह बना रहे होते हैं और सेटिंग कर रहे होते हैं ना उसको, क्योंकि प्रोग्राम इधर ही हमारे पास हो रहा होता है, इधर जी जी, डेस्कटॉप वो पे तो ही सेव हो पाइचाम रहा के अंदर होता है। तो आपका वो जो तो पूरा इस वो वजह से प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके अंदर सारी फाइल्स क्रिएट करेगा, और वही प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके अंदर सारी फाइल्स क्रिएट करेगा, और वही आपको इसको सही सर। चलें। अच्छा जी, अब इसको हम अच्छा सर, ये जो आप हमें ये चलें। अच्छा जी, स्टडी अब कर इसको रहे हम हैं इसमें सर, जी जी बोलें। ये फिर हम इसके जी जी जो बोलें। क्वेश्चन आप हमसे कैसे करेंगे, मतलब आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे हमें, मुझे ये बताएं आप, जब हम एग्जाम में बैठे होंगे, अब जाहिर बात है ये तो आप लैब में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा शायद, आपने जो हाँ पिछला ऑब्वियसली कंडक्ट लैब में होता तो करवाया ज़्यादा होगा बेहतर वो होता। ऑनलाइन था, वो किस तो तरह? प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं सर उसमें जी, मसला क्या आते हैं कि एक सर जी, आपको छोटा सा कोड दे दिया और आपसे पूछा गया कि आउटपुट दे दिया और आपसे पूछा गया कि आउटपुट क्या होगी। सेकेंडली ये हो सकता है कि आपको सही, एक जो लास्ट टाइम सेकेंडली ये ऑनलाइन हो हुआ सकता है था कि सर, आप आपको वो उस तरह किसने कंज्यूम करवाया था, ऑनलाइन जो हुआ था? उसमें ऐसे ही थे ना कि एमसीक्यूज थे, तो उसमें एमसीक्यूज ऐसे ही थे ना कि एमसीक्यूज थे, तो उसमें एमसीक्यूज और नीचे 4 ऑप्शन दिए और कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए और कहा गया कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी, ये प्रिंट कितनी दफा चलेगी, ये प्रिंट कितनी दफा चलेगा, इस तरह की दफा चलेगा। या फिर अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें उसमें तो फिर आपको एक कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो फिर आप कोड लिखें, कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, एक कोड लिखें, प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करें। सही, तो वो डिपेंड थैंक यू करता है सर। हमारे पास पेपर का मोड कैसा है, वो फिर उसके वो डिपेंड करता है हमारे पास पेपर का मोड कैसा है, वो फिर उसके सर आपकी आवाज ठीक डबल है सर, डबल ठीक आ है। आपकी आवाज डबल डबल आ जी डबल बार आ रही है, मुझे खुद वापस आ रही है। अब ये इस सेशन में शायद ऐसे ही चलेगा, अब ये खत्म होता है सेशन, फिर रिकनेक्ट करेंगे तो हो सकता है बेहतर हो जाए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे इफ के अंदर हमें कंडीशंस लगानी है। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था एक मिनट बेटे, अब इसको हम कंप्लीट कर लें फिर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो लास्ट सेक्शन में हमने कहा था कि हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स, हमारे पास कंडीशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, ठीक है। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमने ये डिस्कस किए थे कि जो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं आपस में। तो अभी कुछ ये वाले हमारे पास थे, इसको हम लॉजिकल कंडीशंस भी कह देते हैं कि जी इक्वल्स टू के ए इज इक्वल टू बी, डबल इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो उसका मतलब है वो पूछ रहा है कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है। ये ए और बी दो वेरिएबल है हमारे पास। नॉट इक्वल टू, तो उसमें हमारे पास जो है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, और फिर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू बी। लेस देन, ए इज लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू, ए इज लेस देन और आगे इक्वल्स टू का साइन, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू या तो बी से लेस है या बी के बराबर है। और ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास बेसिकली 6 ऑपरेटर्स हैं जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, और यही हमारे ऑपरेटर जो है हम अपने इफ की स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इफ की एग्जाम्पल, आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, मैं तो आपको स्क्रीन नहीं शेयर यस सर। यस, स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन पे आपको कौन सा ये मतलब W3 स्कूल वाला नजर आ रहा है? W3 स्कूल वाला नजर आ रहा है? जी जी सर, यही नजर आ चलिए रहा है, पाइथन कंडीशन। चलिए ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें उसने कहा जी तो ये एग्जांपल है हमारे पास, वेरिएबल 33 b is equal to 200 if is equal to 200 greater than a colon greater than a, और फिर ये हमारे पास जो है उसकी और ये हमारे पास जो है उसकी तो अब इस कोड को हम एक करते हैं, इस कोड को हम एक नए करते हैं नए कंपाइलर। हमसे नहीं होगा। अच्छा एक मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ। अच्छा एक मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ। जी, ये हमारे पास पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर है, कल भी हमने हमारे पास पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर है, ये कल भी हमने कोड था उसको हमने इसमें लिख लिया है, कोड था इसको हमने इसमें लिख लिया है 100 days 53,
और फिर हमारे पास है इफ की कंडीशन, इफ और फिर हमारे पास है बी इज ग्रेटर देन ए, इफ बी इज सर ग्रेटर वॉइस देन कट कट ए, के आ रही है, देन वी हैव कट द कट के आ कॉलन, रही है। देन वी हैव द कॉलन एंड फिर हमारे पास जो प्रिंट की स्टेटमेंट है वो एक फिर टैब के बाद, प्रिंट की स्टेटमेंट है वो एक टैब के बाद, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे इसको ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे आपको सिंटेक्स एरर नहीं लिखेंगे, एग्जांपल मैं इसको टैब खत्म कर देता हूँ, मैं इसको टैब खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो उसमें अब हम इसको रन करते हैं, क्या है इंडेंटेशन एरर दे दिया, ठीक है। एक्सपेक्ट है इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ब्लॉक, वो आपको ये कह रहा है कि जो प्रिंट की स्टेटमेंट इंडेंटेशन लेवल पे ले आपको इंडेंटेशन लेवल पे ले जाना चाहिए। चलिए इसको हम अब हमने इसको एक टैब प्रेस किया, प्रिंट की स्टेटमेंट आगे आ गई और ये एक टैब प्रेस किया, प्रिंट की स्टेटमेंट आगे आ गई और ये प्रॉपर में आ गई। हमारे पास आउटपुट है वो ये है बी, हमारे पास आउटपुट है वो ये है बी ग्रेटर देन ए। अब कंडीशन हमारे पास थी इफ बी, कंडीशन हमारे पास थी इफ बी इज ग्रेटर देन ए, बी में वैल्यू है 200, बी में वैल्यू है 200 और ए में वैल्यू है 33, और ए में वैल्यू है 33। तो आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है वो ट्रू है। चूंकि कंडीशन ट्रू है तो लिहाजा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट, कंडीशन ट्रू है तो लिहाजा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट जो हमारे इफ की स्टेटमेंट है वो जो हमारे इफ की स्टेटमेंट है वो यस सर। इसी कोड में अगर हम एल्स ऐड करना चाहें तो एल्स के लिए फिर हम दोबारा इफ वाली इंडेंटेशन लेवल पे जाएंगे और वहां पे हम लिखेंगे कॉलन और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा एल्स का ब्लॉक है, प्रिंट दोबारा हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया, आउटपुट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने सिर्फ इफ वाला ब्लॉक चलाया और एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलाया। अगर हम वैल्यू को चेंज कर लें और हम ए में 330 दे दें तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो है ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि अब ए की वैल्यू ग्रेटर है 300 से बी से, तो ए में 330 है, बी में 200 है, तो लिहाजा ए जो है हमारा इफ का ब्लॉक, इफ वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई और एल्स वाली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा और लिहाजा जो ये एल्स की स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमारे पास रन होगी और ये हमारे पास आउटपुट में आ गई। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, मतलब इसका सिंटैक्स समझ आ गया। अच्छा, ये जो हम कंडीशन है ये ऑप्शनल है, इसको हम ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको बेहतर उसको करने के लिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन हम ये चलाएंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, सेम हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, और ये बात भी है कि आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा और आप यहाँ पे कह देते हैं कि जी प्रिंट तो आप जब आप इसको चला रहे हैं तो एल्स के अंदर दो स्टेटमेंट हैं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड दिस इज एल्स ब्लॉक, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गए। तो मकसद ये है कि एल्स के अंदर अब आप जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे इस कोड में वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर इफ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो आप वो सब के सब जो है वो वन बाय वन जो है वो रन हो जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद हम एंड करने के लिए दोबारा एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट तो
अब हमारे पास हुआ ये कि कंडीशन चेक हुई, इफ की कंडीशन फॉल्स है, इफ का ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा, फिर एल्स पे ऊपर आ गया, एल्स की स्टेटमेंट चली, दोनों 2 दफ़ा प्रिंट हुआ और उसके बाद फिर आखिरी जो हमारा प्रिंट है द एंड, वो ना इफ का हिस्सा है ना वो एल्स का हिस्सा है, ठीक है? वो जैसे ये हमारी स्टेटमेंट ए और बी हैं, इसी तरीके से वो हमारा सिंपल द एंड है। तो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि वो ना इफ का पार्ट है, ना वो एल्स का पार्ट है। एल्स का जो पार्ट है, वो सिर्फ़ इन 2 स्टेटमेंट पे कंसिस्ट कर रहा है और यहाँ पे वो दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए और एल्स का पार्ट जो हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद जो कोड है, जो कि हमारे पास ज़ीरो इंडेंटेशन पे लेवल पे है, ज़ीरो इंडेंट लेवल पर है, वो हमारा एल्स का या इफ का पार्ट नहीं है और वो सारा जो कोड है, वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा। उसका इफ और एल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, और अगर हम चेंज कर दें, इसको कह दें जी ये वापस हम इस पर आ जाते हैं, इफ को एक दफ़ा फिर रन करें। बी इज़ ग्रेटर देन ए, दिस इज़ योर इफ ब्लॉक और द एंड। अब ये इफ का ब्लॉक चला, एल्स को स्किप किया और उसके बाद द एंड वाली स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट कर दी। अच्छा चलें ऐसा करते हैं, ये वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसको ना रिकनेक्ट करते हैं, ठीक है? मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, हम इस मीटिंग को एंड करते हैं और उसके बाद दोबारा से अपना सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेशन यहीं से स्टार्ट ओके सर, ठीक है सर। ओके।